आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदला जाता है। जब भी हम किसी डिक्टेटर के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में 20वीं सेंचुरी की क्लासिक इमेज आती है कि रात के अंधेरे में सड़कों पर मिलिट्री टैंक्स चल रहे हैं, रेडियो स्टेशन पे कब्जे हो रहे हैं और सुबह के न्यूज़पेपर में ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है। पर अगर आप 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान से सुनना पड़ेगा कि डेमोक्रेसीज अब टैंक से नहीं मारी जाती। मॉडर्न डेमोक्रेसीज का मर्डर रातों रात नहीं होता। मॉडर्न डेमोक्रेसीज का मर्डर होता है ब्रॉड डेलाइट में, कंप्लीटली लीगली और ज्यादातर वक्त वोटिंग बूथ्स के जरिए। मॉडर्न लीडर्स आर्मी नहीं भेजते, वो इलेक्शंस जीतते हैं और जीतने के बाद वो सिस्टम को अंदर से स्लोली स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटल कर देते हैं। हिस्ट्री विटनेस है, चाहे 200 साल पहले का कोई रूलर हो या आज का कोई ऑटोक्रेटिक लीडर, सबने सेम ब्लूप्रिंट फॉलो किया है। आज की इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन करेंगे वो 5 पॉइंट जिन्हें यूज कर एक डेमोक्रेसी को क्वाइटली डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में समझते हैं कि इस डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप का पूरा सीन क्या था। इमेजिन करो आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हो। एक टीम कितनी भी अच्छी हो, अगर रेफरी दूसरी टीम की जर्सी पहन ले तो क्या आप वो मैच जीत सकते हो? डिक्टेटरशिप का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि कैप्चर द रेफरी। सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशन न्यूट्रल रहकर पावर को चेक करते हैं, जैसे कि कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन, टैक्स अथॉरिटीज या लॉ इन्फोर्समेंट, सबसे पहले या तो उन्हें साइलेंट किया जाता है या उन्हें लॉयल बनाया जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है जब विक्टर ऑर्बान 2010 में हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने किसी कोर्ट को ताला नहीं लगाया। उन्होंने बस जजेस की रिटायरमेंट एज को 70 से कम कर 62 कर दी, जिससे एक झटके में देश के 10% सबसे सीनियर इंडिपेंडेंट जजेस को फोर्सफुली रिटायर होना पड़ा और उनकी जगह ऑर्बान ने अपनी पार्टी के यंग लॉयल लॉयर्स को बिठा दिया। कोर्ट उनके अगेंस्ट रूल करना ही बंद कर देगा तो पूरा जस्टिस सिस्टम उनका रेफरी बन जाएगा। इसे हम कहते हैं कोर्ट पैकिंग। जब कोई गवर्नमेंट सिस्टम में आते ही इंडिपेंडेंट जजेस को रिटायर करवा दे, लॉयल जजेस को उनकी जगह अपॉइंट करे और टैक्स से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को वेपनाइज करके सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स पर रेड करवाए, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। ये होता है स्टेप 1, जहां रेफरी को खरीद लिया जाता है या उनको डराया जाता है। रेफरीज को कैप्चर करने के बाद आता है स्टेप 2, टिल्ट द प्लेइंग फील्ड। नए जमाने के डिक्टेटर्स कभी भी इलेक्शन को बैन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से उन्हें इंटरनेशनल वैलिडिटी मिलती है। उन्हें दुनिया को यह दिखाना होता है कि देखो, मुझे तो पब्लिक ने चुना है। पर वो गेम के रूल्स को इस तरह रीराइट करते हैं कि ऑपोजिशन के पास एक भी % चांस ना हो कि वो जीत पाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वेनेजुएला के ह्यूगो चैवेज। जब चैवेज 1998 में पावर में आए तो वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे, पर पावर में आते ही उन्होंने 3 मेजर स्टेप्स लिए। पहला स्टेप, स्टेट रिसोर्सेज का मिसयूज। गवर्नमेंट का सारा पैसा ऑयल रेवेन्यूज, बसेस और स्टेट टीवी चैनल्स को अपने पर्सनल इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज किया गया। सेकंड आता है जेरीमंडरिंग एंड रूल्स चेंज। इलेक्शन बाउंड्रीज को इस तरह रीड्रॉ किया गया कि ऑपोजिशन एरियाज की वोट की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाए। और तीसरा आता है ऑपोजिशन डिस्क्वालिफिकेशन। जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन लीडर होता था, उस पर कोई पुराना टैक्स डिस्प्यूट केस या टेक्निकल इलीगैलिटी को यूज कर उसे लड़ने से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वेनेजुएला में हर 5 साल में इलेक्शंस हुए, बैलेट बॉक्स रखे गए, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आए, पर चैवेज हर बार जीतता है। आउटराइट इलेक्शन रिगिंग की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से ही प्लेइंग फील्ड इतना ज्यादा टिल्टेड था कि मैच शुरू होने से पहले ही वो खत्म हो चुका था। अगर गवर्नमेंट कोर्ट्स को कैप्चर कर लेती है और इलेक्शंस को टिल्ट कर देती है तो पब्लिक को ये सब पता क्यों नहीं चलता और उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? ये लाता है हमें अपने स्टेप 3 पर, द कंट्रोल ऑफ ट्रूथ। ओल्ड स्कूल डिक्टेटर्स न्यूज़पेपर पर लॉक लगा देते थे और टीवी चैनल्स को बैन कर देते थे। मॉडर्न ऑटोक्रेट्स ऐसा नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर वो डायरेक्ट सेंसरशिप करेंगे तो प्रोटेस्ट होंगे। इसके लिए वो यूज करते हैं सॉफ्ट सेंसरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। 1920s में इटली के बेनिटो मुसोलिनी ने एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने क्रिटिकल न्यूज़पेपर को बैन करने के बजाय उनके पब्लिशर्स पर हजारों क्रिमिनल लाइबल एंड डेफेमेशन केसेस थोप दिए। लीगल फीस बढ़ते बढ़ते न्यूज़पेपर बैंकरप्ट होने लगे। फिर मुसोलिनी के फ्रेंडली बिजनेस ओलिगार्च ने उन स्ट्रगलिंग न्यूज़पेपर्स को सस्ते दामों पर खरीद लिया। ओवर टाइम बिना किसी सिंगल ऑफिशियल बैन ऑर्डर के इटली का पूरा मीडिया अपरेटस गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा विंग बन चुका था। आज के टाइम में भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न यूज होता है। स्टेट एडवर्टाइजिंग मनी सिर्फ उन्हीं मीडिया हाउसेस को मिलता है जो उन्हें प्रेस करते हैं। क्रिटिकल जर्नलिस्ट पर टैक्स रेट्स होती हैं, सिक्योरिटी थ्रेट चार्जेस मिलते हैं और एंडलेस कोर्ट नोटिस भेजे जाते हैं। फ्रेंडली बिजनेसमैन इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स को बाय आउट करके उनके चीफ एडिटर्स को ही फायर कर देते हैं। पब्लिक को लगता है उनके पास 50 अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं, पर सच तो ये होता है कि 50 अलग अलग आवाज पर सिर्फ एक ही इंसान की आवाज चल रही होती है। अब आता है साइकोलॉजिकल लेवल पर सबसे डेंजरस टूल, जो है मैन्युफैक्चरिंग एन एनिमी।
लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट खुशी खुशी तभी सरेंडर करते हैं जब वो डर में होते हैं। एक एस्पायरिंग डिक्टेटर जानता है कि अगर पब्लिक को यूनाइट करने से रोकना है तो उन्हें आपस में लड़वाना होगा, एक कॉमन एनिमी को क्रिएट करना होगा, चाहे वो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, कोई नेबरिंग कंट्री हो या हो फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर। 1930s में जर्मनी ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, इन्फ्लेशन हाई था, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर थी। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की पब्लिक को एक सिंपल और डेडली नैरेटिव भेजा। आपकी सारी गरीबी और जिल्लत का कारण गवर्नमेंट नहीं है, इसका कारण है हमारे बीच रहने वाले ट्रेटर्स एंड माइनॉरिटी। हिटलर ने पॉलिटिक्स को आइडियोलॉजी वर्सेस आइडियोलॉजी से बदलकर अस वर्सेस देम बना दिया। व्हेन पॉलिटिक्स बिकम अस वर्सेस देम तो कॉम्प्रोमाइज खत्म हो जाता है। ऑपोजिशन लीडर अब एक पॉलिटिकल राइवल नहीं रहता, वो देश का दुश्मन बन जाता है। और जब पब्लिक को लगता है कि देश खतरे में है तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैन को सारी पावर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फाइनल स्टेप, स्टेप 5, गवर्नेंस बाय इमरजेंसी। आपने इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए, इलेक्शन टिल्ट कर दिए, मीडिया को साइलेंस करा दिया और पब्लिक को डिवाइड कर दिया। अब डिक्टेटर को चाहिए एब्सोल्यूट पावर, पर एब्सोल्यूट पावर बिना किसी मेजर नेशनल क्राइसिस के नहीं मिलती। इसलिए या तो किसी अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस का वेट होता है या उसे मैन्युफैक्चर कराया जाता है। 27 फरवरी 1933 जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लगती है। किसने लगाई ये आज तक डिबेटेबल है, पर हिटलर के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगले ही दिन हिटलर ने प्रेसिडेंट से एक फायर डिक्री पे साइन करवाया। इस सिंगल डिक्री ने गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114, 115, 117 और 118 को सस्पेंड कर दिया। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच सस्पेंडेड, राइट टू फ्री असेंबली सस्पेंडेड, प्राइवेसी ऑफ पोस्टल एंड फोन कम्युनिकेशन सस्पेंडेड एंड वारंट्स फॉर अरेस्ट नो लॉन्गर नीडेड। ये इमरजेंसी टेम्परेरी सिक्योरिटी मेजर्स बोलकर लगाई गई थी, पर टेम्परेरी मेजर्स हिटलर के मरने तक यानी कि अगले 12 साल तक कभी नहीं हटाए गए। डिक्टेटर्स क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इमरजेंसी नहीं लाते, वो इमरजेंसी के जरिए डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए ही सॉल्व कर देते हैं। तो अब फाइनली इसका कंक्लूजन क्या है? हिस्टोरियन टिमोथी स्टाइनर ने अपनी बुक ऑन टायरनी में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया है। मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म इज फ्रीली गिवन। डिक्टेटर सब कुछ एक दिन में नहीं छीनते, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके हम सब अपनी फ्रीडम खुद ही हैंड ओवर कर देते हैं, या तो डर के मारे या इनडिफरेंस की वजह से। अगली बार आप किसी देश में ये देखें कि कोर्ट और एजेंसीज को वेपनाइज किया जा रहा है, मीडिया हाउसेज एक ही नैरेटिव को रिपीट कर रहे हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में भेजा जा रहा है और हर दिक्कत का ब्लेम माइनॉरिटीज पे डाला जा रहा है, तो उस देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा बल्कि एक प्लेबुक चलाई जा रही है। डेमोक्रेसी की बिल्डिंग जिस तरह एक दिन में नहीं बनती, उसी तरह उसे एक दिन में गिराया भी नहीं जा सकता। इसकी हिफाजत किसी नेता के भरोसे ना छोड़े, बल्कि एक सिटीजन को हमेशा अवेयर रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हों इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।